मैं उमर इकबाल दार हूँ, प्रेसिडेंट प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर एसोसिएशन J&K का। यह सबसे पहले एक मुसीबत हमारी को खड़ी हो गई है। जो लोग घरों से निकलकर बैग में सिरिंज वो कलेक्शन उठाते हैं लोगों से, और मेडिकल शॉप कलेक्शंस जो आजकल हो रही है, जो हमारे पास कंप्लीटली उनका जो ये सबूत है वो हमारे पास है। हम पब्लिश करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। इस बारे में मैंने उनके प्रेसिडेंट साहब से भी बात की थी, भाई आप इसका कोई नोटिस ले लें, लेकिन इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसकी गवर्नमेंट कोई कार्रवाई करेगी। अगर मेडिकल शॉप वाला है वो खाली मेडिसिन बेच सकता है, न कि वो लैब टेस्ट कर सकता है। हम उनके बिजनेस के खिलाफ नहीं हैं, ये वो बात पहले समझ लें। अगर वो लैब डालना चाहते हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर डालना चाहते हैं, एज पर नॉर्म्स रजिस्ट्रेशन करें जो गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन रखी है, हमें कोई फर्क नहीं उसमें है, वो आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल शॉप पे लैब कलेक्शन लेना, उसके बाद फिर हम पर तोहमतें आयद करना कि भाई अब तो आप हमारे को टेस्ट वेरिएशंस आ जाती हैं एक लैब से दूसरी लैब पर, वो बेसिक वजह यही होता है। नो डाउट इक्का दुक्का लैब वाका है, किसी किसी जगह शिकायतें हैं कि मतलब टेस्ट सही नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनसे भी मैंने बहुत बार इल्तिजा की और उनके पास लेटर भी भेजी कि वो अपने इस जो उनके कंट्रोल लगाने होते हैं मशीन में या बाकी चीज़, या उनको वो थोड़ा सा अपडेट करें ताकि लोगों को फ़ायदा मिले प्राइवेट सेक्टर से। और प्राइवेट सेक्टर हर हमेशा लोगों को फ़ायदा देती आ रही है। नहीं, एक्चुअली हमारा जो रेट लिस्ट है उससे ऊपर कोई नहीं ले सकता है। अगर उससे ऊपर कोई ले सकता है तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई गवर्नमेंट करती है। जो हमने रेट लिस्ट आज नहीं बनाया है, 62 से जब यहाँ की प्राइवेट सेक्टर, उसमें एक दो गिने चुने लैब्स थे, एक दो लैब 3 लैब वैली में थे, तो उधर से ये रेट लिस्ट निकलता आ रहा है कंटिन्यू। हमारे उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे उस लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के, वो मोहम्मद अमीन रंगरेज साहब थे। और उसके बाद 2006 में जब एक गवर्नमेंट ने एक कार्रवाई चलाई इन तफ्तीशी मरकज़ के खिलाफ, तो उसमें हमने फिर मुकम्मल एक रेट लिस्ट बनाया, बायलैटरल डायग्नोस्टिक का भी और लैब्स का भी, जिसका एक सही माने में, और कम से कम 36 मेंबर्स हमने अपने कॉन्फिडेंस में लिए, जिसमें 10 डॉक्टर्स हैं, चाहे वो रेडियोलॉजी सेक्शन के हो, चाहे वो लैब सेक्शन के हो, पैथोलॉजी हो, MSc बायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, या दूसरे जो इसके साथ मुंसलिक हो, उनसे कंसल्ट लेकर हमने वो पब्लिश किया। और उसके बाद वो एक कॉपी हमने हर एक DC साहब को भी भेजी उस वक्त, और जो इसका निगरानी करता है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, उनके पास भी उसकी कॉपी बिल्कुल मौजूद है। अगर उससे अपर कोई लेता है तो वो वायलेशन करता है। अब हम इसमें एक मुद्दा है मेरा, अगर गवर्नमेंट भी रेट निकालेगी, कोई उसमें फ्री करना चाहता है तो उसमें तो हम उसको नहीं बोलेंगे ना कि भाई आप चार्जेस उसमें इशू करो, वो अपनी मर्जी है। हम चाहते हैं जो हमने रेट रखी है वही रेट कंटिन्यू होनी चाहिए कंटिन्यूअसली। और उसमें जो दूसरी बात है, रेट लिस्ट जो है हमारा, उसको और चार्ज कोई ना कर सके। अगर कोई किसी को रिलीफ दे रहा है, बड़ी अच्छी बात है। हमारे कुछ सेंटर्स हैं, देखो ये बातें हमें पीछे रहनी, कोई एक गलती करता है तो हमारे उन सेंटर्स की बात पीछे रह जाती है। हमारे एक बड़गाम में है हमारा सेंटर मेडिकेयर, वो वहाँ पे काम अच्छा कर रहा है, वो CKD पेशेंट्स को फ्री कर रहा है, कैंसर पेशेंट्स को फ्री कर रहा है। हमारे जितने भी 10 डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, वो वहाँ पर फ्री बहुत सा काम करते हैं, और वो छुपा रहे हैं वो गवर्नमेंट से। बस है मेडिवर्ल्ड द मेडिसिटी, वो भी बेचारा काम कर रहा है, उसने तो डाला है, इसीलिए उसने तो इतवार को भी फ्री रखा है। सुनने में आया वहाँ पे डॉक्टर परवेज पंडित फ्री करता है, वहाँ पे दूसरा वो सेक्स और शेख मुनीर साहब हैं, वो जाएं, लोग जाएं, वहाँ से फ़ायदा उठाएं। हम तो चाहते हैं अब तो डॉक्टर्स में भी ये पैदा हो, ये तो उनमें जज्बे में था, जज्बा होना चाहिए इंसान में कि किसी को फायदा है। और सबसे बड़ी नेक अमल यही है, अगर दूसरे को कोई आदमी अकार बकार आ जाए, ये सबसे बड़ी अमल होती है। तो डॉक्टरों में वो पहले से ही जज्बा था, अब चंद इसमें कुछ लोग हैं, उसका मतलब ये नहीं कि सारी डॉक्टर फैटर्निटी गलत है, कुछ लोगों की वजह से वो भी खराब हो जाते हैं। आप हमारे डॉक्टरों का किरदार देख लीजिए, SMHS हो, इंस्टीट्यूट हो, सोवरा हो, या बाकी फॉर फ्लंग एरियाज हो, वो किसी वक्त अपने जेब से भी पेशेंट्स को पैसा देकर दवाइयाँ खरीदते। उसका मतलब ये नहीं कोई पेशेंट, कोई डॉक्टर होता है ऐसा इक्का दुक्का, वो पेशेंट का जेब भी काट लेता है, उसका मतलब वो डॉक्टर हम इनको इग्नोर करेंगे? नहीं, हमें पता है, एसोसिएशन की आंखें खुली है, कौन डॉक्टर किस तबीयत का है और किस तरीके से वो पेशेंट का हेल्प करता है। वो तो सरासर एक बर्डन है, ये बात सही है। लेकिन हमने जब गवर्नमेंट के साथ बात की, चाहे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, PK पोले साहब, या दूसरे हमारे डायरेक्टर हेल्थ साहब, या दूसरे जो इदारे हैं, हमने उनसे जब बात की, उन्होंने कहा 10-12 लैबों को आप एक डॉक्टर रख सकते हो। एक तो ये है। दूसरा मेरा मानना है कि MBBS डॉक्टर नहीं होना चाहिए एक सिंपल लैब में।
जो सिंपल लैब हो, जो खाली रूटीन यूरिन या डोर टू डोर फैसिलिटी जो है, जो आपके घर के बाहर लेबोरेटरी हो, उसमें हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो बड़े लेबोरेटरीज हैं उनमें डॉक्टर्स होते हैं, जिस तरह इससे पहले था 2019 से पहले जो एक्ट था उसमें 2 कैटेगरीज थी लैब उसकी। एक जनरल लेबोरेटरी थी, उसमें डॉक्टर नहीं था, जो वो स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी थी उसमें डॉक्टर था। वो हम आज भी तस्लीम कर। अब इंशाल्लाह इसमें भी एक एलाइड हेल्थ सिस्टम बन रहा है, उसमें एक बिल पास हो जाएगी पार्लियामेंट में, उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि कौन एलिजिबल है, कितने टेस्ट टेक्नीशियन कर सकता है, कितने पैथोलॉजिस्ट के काम है वो इंशाल्लाह। क्योंकि एमसीआई से अब ये निकल रहा है हाथों से, क्योंकि इसमें अब एलाइड हेल्थ सिस्टम बन रहा है जो खाली टेक्नीशियंस टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बन रहा है। उस मुताबिक जो वहां से अब कॉपी आएगी, जिस तरह एमसीआई नॉर्म्स थे उसी तरीके से एलाइड हेल्थ सिस्टम के नॉर्म्स आएंगे, उस पर हमें अल्लाह अमल आगे बढ़ाना है। तकरीबन 90% यहाँ पे सारे टेस्ट हो रहे हैं। अब पेशेंट का मुतमईन इसमें होना चाहिए। 10% टेस्ट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादा महंगे होंगे। बाहर में वो बल्क में लगाते हैं मशीन में, वो दूसरे इलाकों से आते हैं, जो जितने हमारे स्टेट्स हैं 31-32 स्टेट्स हैं, उन स्टेट से आते हैं, तो वो एक ही जगह उस मशीन के लिए वो होता है, उसमें वो टेस्ट की रेट कम हो जाती है। अगर वो सिंगल में हम लगाएंगे तो वो टेस्ट बहुत महंगा जाएगा, वो बेयर नहीं करेगा पेशेंट, इसीलिए चंद टेस्ट हमें बाहर भेजने पड़ते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, गवर्नमेंट जॉब अब इधर नहीं रहा उतना, क्योंकि उनको एनआरएचएम पे लगाते हैं। 15,000 16,000 पे क्या वो करेगा? उसकी कल को शादी है, घर में लायबिलिटीज़ होती हैं। इससे बेहतर है अगर वो प्राइवेट सेक्टर में आए, अपनी ईमानदारी से काम करे। प्राइवेट सेक्टर की गोद इतनी खुली है कि वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर हर एक के लिए वेलकम कर। आप खुद देख लीजिए, जो रिटायरमेंट होकर रिटायरमेंट के बाद बिजनेस करता है, वो किसी फील्ड में आता है, चाहे मेडिकल में रिटायर, वो भी अपना छोटा मोटा कुछ लेबॉर्ट्री या कुछ डायग्नोस सेंटर खोल देता है। इसी वजह से मेरी मोतबाराना अपील रहेगी डायग्नोस्टिक सेंटर्स वालों से भी और नर्सिंग होम वालों से, वो प्रेफर हमारे यंग यूथ को ही करें, ताकि रिटायरमेंट वाले का अपना पेंशन होता है और यहाँ से नौकरियां तो नहीं है। इससे बेहतर है अगर यंग यूथ ही उन जगहों पर एडजस्ट हो जाएं, वो सबसे अच्छी और बेहतरीन कदम है। और ये बात परसों हमारी एक टाइगर हॉल में रेडियोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर के लिए छुट्टियां ज़्यादा मुयसर नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट डेज हैं और लोग आते हैं, हमें जॉब दीजिए, ऊपर से जॉबलेस होते हैं। उसके बाद जो वहाँ पे काम करने वाला हो, चाहे नर्सिंग होम में हो चाहे डायग्नोस्टिक में, उनको भी सोच लेना चाहिए, ताकि वर्क जो है, जब आदमी के पास हिम्मत है, हौसला है, तब उसको क्या छुट्टियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उससे बेहतर है अगर वर्क में ही रहे, किसी के काम आए, वही सबसे बेहतर है। किसी ने मुझे 2-4 कमेंट की थी उसमें कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, वो आए मेरे पास, मेरा नंबर तो ओपन है हर एक क्लिनिक पे, मैं उनको समझाऊंगा प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से काम करता है और किस मुसीबत से हम गुजरते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट ने 2-4 इश्यूज हमारे हैं म्युनिसिपलिटी के साथ, वो हल नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता है वो हल होगा जब तक ना यहाँ की स्टेट वापस ना आ जाए। उसमें बहुत से इश्यूज हैं हमारे, बहुत से मसले ऐसे, परमानेंट रजिस्ट्रेशन के बदले प्रोविजनल दे रहे हैं, ये दूसरी मुसीबत है। तीसरी मुसीबत, अगर हम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जाते हैं, वहां बोलते हैं भाई रेड क्रॉस के लिए पैसे दे दो, रेड क्रॉस का हमसे कटवाया जाता है रिसिप्ट। रेड क्रॉस को अगर किसी को देना है वो अपने दिल से देगा, शौक से देगा, डोनेशन उसे कहते हैं। जबरन किसी छोटे लेबोरेटरी वाले को जबरन पैसे लेना, ये मुझे नहीं लगता है ये बड़े किसी शान की बात है। हम भी आपके भाई हैं, आपको भी हमारी बात आगे ले जानी है हमारी इन अथॉरिटियों के पास, ताकि वो बात ये रियलाइज करें कि किन सेक्टरों से प्राइवेट सेक्टर गुजर रहा है। कोई बैंक वाला हमें कोई लीनियंसी नहीं देता है, हमें बैंक की भी पेमेंट बराबर करनी पड़ती है, बराबर इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब जब डीआईसी में हम केस डालते हैं, उधर से तो तकरीबन आदमी के वो मरने का भी वक्त आ जाता है, तब तक कोई केस हल नहीं होता है। हालांकि हमारे कुछ सेंटर, बहुत सारे सेंटर तकरीबन यहाँ अब क्लोज हो रहे हैं, यहाँ तो और बेरोजगारी बढ़ेगी। पर वो नीति खुलूस उनका सही है, अगर वो यहाँ पर काम करना चाहते हैं, यहाँ की यंग जनरेशन यूथ उसमें इन्वॉल्व होगी, वो अच्छा कदम है। लेकिन एक मुसीबत है उसमें, हमारी छोटी लेबॉर्ट्रियाँ बंद नहीं होनी चाहिए। जो हम डोर टू डोर फैसिलिटी दे रहे हैं, एक किडनी पेशेंट होता है, सीकेडी, उसके घर में एक बच्चा, वो कहाँ उसको लाल बाजार से करानगर लाएगा? उसको तो डोर पर उधर ही फैसिलिटी है, उसका क्रेटिनिन देखना होता है डायलिसिस के लिए, या सोडियम पोटेशियम, या बहुत सारे 1-2 इन्वेस्ट, वो वही पे वो करेगा। अब उनको पर्टिकुलर डॉक्टर किसी लैब पर रेफर करेगा, वो अच्छी बात नहीं है। एक डायलिसिस पेशेंट, उसका पता नहीं होता है कब मरेगा कब जिंदा, या शुगर पेशेंट, जो डायबिटीज अब यहाँ पे श्रीनगर में डे बाय डे हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़ रहा है।
डायबिटीज़ हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके लिए एक राह खुलनी चाहिए। अब तो यहाँ पे वो जो कार्ड भी आया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है, उससे डायलिसिस पेशेंट का बहुत फ़र्क आ गया। क्योंकि जब पहली बार किसी को हमें डायलिसिस करनी होती है तो पूरा मोहल्ला साथ में होता है, और उसके बाद जब 5-6 दिन होता है तब उसके पास एक आदमी होता है, या तो उसकी बेटी साथ में होती है या बेटा या कोई चाचा वाचा। इससे मेहरबानी जो वो गोल्डन कार्ड या दूसरे आयुष्मान भारत शायद वो कार्ड है, उससे फ़ायदा बहुत पहुंचा लोगों को, डायलिसिस खास तौर, और जो डायग्नोस्टिक कुछ इन्वेस्टिगेशंस है उसमें भी बहुत सारा फ़ायदा आया उसमें। लेकिन हमारे जो बेसिक इश्यूज़ हैं, बेसिक क्लिनिक वालों के इश्यूज, वो तो एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन है, दूसरी म्युनिसिपलिटी है, तीसरी है रेड क्रॉस सोसाइटी अब आ गई। ये बात बिल्कुल सही है जो आपने क्वेश्चन किया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ चीज़ों भरोसे वाले मसला होता है। किसी वक्त ऐसा होता है हमें सीबीसी और ESR का रिपोर्ट कादरी साहब के ही लैब से ही होना चाहिए, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हेमाटोलॉजिस्ट वो क्लियरली देखता है, उसकी PBF, PBH, स्टैनिंग, वो सारा कुछ अच्छा देखता है। अब किसी में इक्का दुक्का वाका हो सकता है, किसी जगह हाँ जी मेरे पास वो है, अगर वो काम है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, ये आप यकीन करो या ना करो, अगर कोई कमीशन ले रहा है उसके बाद उनकी फैमिली जाके पूछो, उनकी फैमिली कभी खुश नहीं होती है, या तो उसको दर्द होता है या कोई मसला होता है या कुछ होता है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सबसे बेहतरीन यही काम है जो आदमी के पास अपने बल पे आदमी को काम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मैं उसको 5 रुपए दे दूंगा तो मेरे पास काम भेजो, वो गलत बात है। मेडिकल में उन आदमियों को एलिमिनेट करना चाहिए, जहां पर भी ऐसा डॉक्टर लगे उधर जाओ, इधर कोई डॉक्टर पर्टिकुलर किसी के पास भेजता है, लेकिन वो डायग्नोसिस के लिए भेजता है। किसी वक्त हमारे MRI रिपोर्ट को 3 दिन लगते हैं, 2 दिन वो बेंच रिपोर्टिंग होती है, उसमें रेडियोलॉजिस्ट एक डिसीजन नहीं ले सकता है, उसमें 3-4 रेडियोलॉजिस्ट को बिठाना पड़ता है, उसके बाद जो डिसीजन आता है। क्योंकि रेडियोलॉजी एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, इसमें ट्यूबरकुलोसिस, कार्सिनोमा, उसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको भी, लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। किसी वक्त अगर आपको डॉक्टर दूसरी दफा भी बुलाए, उधर जाएं, उधर देखें। अगर आपको किसी टेस्ट पे शक लगे, इसी क्लिनिक के पास वापस जाओ, भाई मुझे इसमें मुझे शक लगा, हाँ भाई मैं दूसरी दफा करता हूं। अगर उसके बाद भी वो खरा, कम से कम इसको एक चांस दो, एक विंडो दो, हाँ ये 3 लैबों पे ये सैंपल डालेगा, उसके बाद वेरिएशन आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आप मेरे लैब से कराओगे, दूसरी लैब से, वो वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन 3 लैबों से क्लियर हो जाती है, जो उसका बीच का रिजल्ट है वही रिजल्ट कंफर्म होता है। इसलिए ये पब्लिक आपकी वसादत से अवेयर हो रही है, ताकि पब्लिक भी अपनी दिमाग से काम ले कि हमें जहां उनको सही लगता है, अपना दिल जहां बैठता है, वहां जाके वो टेस्ट, वहां जाके वो डायग्नोस्टिक्स इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं बोलूंगा किसी को आप इस लैब पे जाओ, उस लैब पे जाओ, इस लैब पे जाओ। पेशेंट अपनी मर्जी का मालिक है, जहां पे भी वो जाए ओवर चार्जेस नहीं होना चाहिए। जो रेट लिस्ट हमारा है उससे अपर कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि हमारी रेट लिस्ट में MRI के 4000 है, आजकल हम 2500 पे MRI कर रहे हैं, या CT स्कैन हॉस्पिटल रेट्स पे कर। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे 33 साल से जो लोग पिस रहे हैं इस माहौल में, आप खुद इस माहौल का एक हिस्सा हैं। हमें हर हमेशा नरमी से पेशेंट के साथ काम आना चाहिए, और हर हमेशा पेशेंट की सब्जी देखो, ये कोई जैकेट वाला बिजनेस नहीं है, हम जैकेट बेचेंगे, जैकेट लेने या खरीदने से आदमी मर नहीं जाएगा। ये हेल्थ केयर सिस्टम है, इसका यूरिन टेस्ट किसी वक्त किसी को प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए इसमें बड़ी हमारे पास जो हसल फ्री हम काम नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने हमारे ब्रेन को ही ब्लॉक करके रखा है। हमें यहाँ से फिक्र लगती है 25,000 कमाना है, हम म्युनिसिपलिटी भरना है, पोल्यूशन कमाना है, उनको पैसे भरने हैं, तीसरा इदारा है उनको पैसे भरने हैं। इसलिए अगर गवर्नमेंट चाहे हैसल फ्री हमें काम करने दे, ठीक है, इनकी रजिस्ट्रेशन है, एक ही जगह हमें बुलाओ, बोलो ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपके ये नॉर्म्स हैं, वो फिलफिल करेंगे। हमने कब नॉर्म्स फिलफिल नहीं किए? लेकिन हमारे पास एक मुसीबत खड़ी है, फुल नॉर्म्स करने के बाद भी हमें प्रोविजनल मिलती है, जो सरासर नाइंसाफी है। आप इन गवर्नमेंट इदारों से भी पूछ सकते हैं। ये तो आज आपके साथ मैं खुल गया तो इसलिए मैंने खोल के आपको बताया है, वरना इस सीने में कितने जख्म हैं इसको तो एक अरसा लगेगा, 2006 से फिर उसको छेड़ना पड़ेगा इस साज को।